बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल एच। मैं हूँ आपकी साइंस टीचर मिस आयशा। तो हमने 8 क्लास के जनरल साइंस अपडेटेड सिलेबस 2023 का सिंगल नेशनल करिकुलम का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने जो 8 क्लास की जो साइंस है उसको स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट चैप्टर की हमने एक्सरसाइज की थी। अब इस फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 2 भी कर चुके हैं, 1 भी कर चुके हैं, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। बेसिकली आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करने के बाद आज हम पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नीचे जो सब्सक्रिप्शन का बटन है उसे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। और दूसरी बड़ी बात ये कि मैं ये हैंड रिटन नोट्स बनाने का मकसद ही यही होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिनके पास बुक्स नहीं है या ऐसे टीचर जिन्होंने अभी तक बुक्स नहीं मिली, क्योंकि ना ही गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स के पास है, ना ही टीचर्स के पास है और ना ही दूसरे प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स के पास है। तो बेसिकली ऐसे टीचर्स के लिए मेरा यही मशवरा है कि बच्चों को साथ साथ नोट्स तैयार करवाते जाएं, क्योंकि जैसे जैसे आप नोट्स तैयार करते जाएंगे तो उनको रिमाइंडर रहेगा कि हमने आज ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है, हम ये पढ़ चुके हैं। क्योंकि जैसे ही बुक्स आएगी आपको पता है फिर मिड टर्म होएगा, नेक्स्ट आपका फाइनल आ जाएगा, तो हो सकता है कि बुक्स आने में देर हो जाए। तो इस लिहाज से आप साथ साथ नोट्स बनाते जाएं। तो चलते हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज हम 8 क्लास के जनरल साइंस है, 8 जनरल साइंस का अपडेटेड सिलेबस 2023 की फर्स्ट चैप्टर इकोलॉजी को इसका एक्सरसाइज कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लास्ट क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। बेसिकली ये लास्ट 2-3 क्वेश्चन है, जिसमें एक प्रैक्टिकल है, वो भी मैं आपको करवा दूंगी। तो एवरीथिंग मैं करवाती हूँ एक्सरसाइज की, और एक्सरसाइज का एक एक वर्ड समझाने का मतलब यही होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा वो भी समझ जाएं कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है, इसमें क्या चीज़ है, क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है और आपको किस तरह तैयार करना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। नीचे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, और अगर आप नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स एंड डियर टीचर, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर है इकोलॉजी का, 8 क्लास की साइंस का। तो 8 क्लास की साइंस का हम जो क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाउ कार्बन ऑक्सीजन साइकिल आर हेल्पफुल फॉर द इन्वायरमेंट। दूसरा जो क्वेश्चन है द सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ एंड व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ ओवर हंटिंग। तो बेसिकली ये मैं बुक्स खोलने का ओपन है यानी कि करने का मकसद ही यही है कि जिनके पास बुक्स नहीं है वो भी पता चल जाए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, क्या चीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, ये फर्स्ट चैप्टर है इकोलॉजी का, 8 क्लास की जनरल साइंस है, जिसका सिंगल नेशनल करिकुलम का पंजाब टेक्स्ट बुक का बोर्ड का ये अपडेटेड सिलेबस है 2023 का अभी का। तो बेसिकली इसी वजह से ये बुक्स आपके पास नहीं है, क्योंकि मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो हम आज क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज चैप्टर 1 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलते हैं नोट्स की तरफ जो कि मैंने प्रिपेयर किए हैं। तो हम नोट्स ओपन कर चुके हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है कंस्ट्रक्ट द रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ये इनके कंस्ट्रक्ट करेंगे रिस्पॉन्स, इनके जो क्वेश्चन है इनके आंसर दें। तो बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है डैट इज़ हाउ कार्बन एंड ऑक्सीजन आर हेल्पफुल फॉर द एनवायरनमेंट। जो कार्बन ऑक्सीजन है ये हमारे लिए किस तरह मददगार साबित होती है हमारे माहौल के लिए। कौन? कार्बन और ऑक्सीजन। तो बेसिकली इसका आंसर है कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल आर वेरी हेल्पफुल फॉर द एनवायरनमेंट। ये हमारे माहौल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अहम है, बिकॉज क्योंकि व्हेन दे आर एक्सपोज टू लाइट, जब ये लाइट पड़ती है, ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू मैन्युफैक्चर द लिविंग मैटर एंड रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर। बेसिकली जब जैसे ही ये जो यानी कि सूरज की रोशनी पौधों पर पड़ती है तो ये क्या होता है, जो सब्ज पौधे हैं वो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को जिंदा मादा बनाने में और हवा में ऑक्सीजन छोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एंड दी लिविंग मैटर रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर, और ये हवा में छोड़ने के लिए मददगार करते साबित होते हैं। एंड दिस प्रोसेस, और इस अमल को इसका फोटोसिंथेसिस, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट इसके पॉइंट है द कार्बन डाइऑक्साइड इज, नेक्स्ट इसका पॉइंट है द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस टू द रेस्पिरेशन, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पैदा होती है इस रेस्पिरेशन के दौरान। कौन से किसके रेस्पिरेशन के दौरान? ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, जिनके प्लांट्स और एनिमल के रेस्पिरेशन के दौरान क्या प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एंड विच कंज्यूम ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या करती है, जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करती है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड हमारे इन्वायरमेंट के लिए इसी वजह से इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन
ऑक्सीजन और कार्बन ये क्या करते हैं, सबसे पहले ये फोटोसेंसिस करते हैं, अमल का दौरान होता है। फोटोसेंसिस क्या होता है कि पौधे जो सूरज की रोशनी है वहाँ से खुराक हासिल करते हैं, देन वो प्लांट को ट्रांसफ़र करते हैं और इस प्लांट को हम खाते हैं और इस तरह हम बी से एनर्जी लेते हैं। इस तरह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अहम के लिए, हमारे माहौल के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम जो इस टाइम हम सांस ले रहे हैं तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम सांस लेने के ऑक्सीजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन खारिज कर रहे हैं। जैसे ही हम ऑक्सीजन खारिज करेंगे तो ये किसकी फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगी, हमारे इन्वायरमेंट में ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाएगी। तो ये मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है टोटली 1 by 1, यानी कि एक एक सिंगल वर्ड को मैंने एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डेट इज द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लाइफ ऑन द अर्थ, यानी कि जो सूरज है, अब ये जाहिर सी बात है कि जो सूरज है यानी कि ये सन द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सूरज है वो एक मेन सोर्स है, एक अहम जरिया है किसका, एनर्जी का, फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। जो इंसानी ज़िंदगी के लिए जो सूरज है वो एक अहम रोल अदा करता है। एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन इसमें क्या है कि हाँ यस द सन इज़ अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, जो सूरज है वो एक अहम रोल अदा करता है एनर्जी का, फॉर लाइफ ऑन अर्थ, ज़िंदगी के लिए। द सन इज़ का द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑलमोस्ट एनर्जी ऑफ अर्थ, जो सन है वो क्या है, अल्टीमेट सोर्स है, यानी कि तमाम जितनी भी एनर्जी प्रेजेंट है इस ज़मीन पर उन सबका जो अल्टीमेट सोर्स है कौन, सन। द प्लांट कन्वर्ट द एनर्जी फ्रॉम द सन टू केमिकल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसेंसिस, और ये प्लांट क्या करते हैं, ये प्लांट कन्वर्ट करते हैं पौधे फोटोसेंसिस के अमल से सूरज की रोशनी को केमिकल यानी कि केमिकल खुराक में तब्दील करते हैं। तो ये बेसिकली इसका मकसद है किसका, सूरज का, हमारी लाइफ में। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट वुड द इफेक्ट ऑफ ओवर हंटिंग, यानी कि जो ओवर हंटिंग है यानी कि हद से ज़्यादा शिकार है उसकी असरात क्या हो सकते हैं, उसकी वजह से क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे ऊपर। तो सबसे पहले हमें पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शिकार करने से क्या होता है कि एक स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है, तो एक स्पीशीज़ जब ख़त्म हो जाएगी तो दूसरी जो स्पीशीज़ है वो डोमिनेट हो जाएगी, यानी वो ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह हम अपने या माहौल में, इन्वायरमेंट में तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकेंगे। तो इधर भी यही सेम बात की है कि ओवर हंटिंग एंड कॉज एक्सटेंशन ऑफ मैनी स्पीशीज़, कि ओवर हंटिंग करने से, शिकार करने से ज़्यादा क्या होता है, जो एक्सटेंशन हो जाती है बहुत सारी स्पीशीज़ का, यानी ख़त्म हो जाती है, मर जाती है। एंड ओवर हंटिंग ऑफ वन एनिमल स्पीशीज़ काजेज एन अबंडेंस ऑफ द अदर, यानी कि एक स्पीशीज़ इसमें ये क्या होती है, अक्सरियत से ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती है, मौजूद आ जाती है। यानी कि एक स्पीशीज़ अगर हमने ख़त्म कर दी, जैसे कि बकरियां हैं, अगर हम बकरियों को ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास भेड़ें ज़्यादा तादाद में मौजूद हो जाएंगी। अब यही बात इधर इन्होंने की है कि हैंस द लीडिंग टू एन इम्बैलेंस द नेचुरल इकोसिस्टम एंड द फूड चेन, और इस वजह से हमें जो अपने माहौल में क्या करना है, बैलेंस क्रिएट करने के लिए और फूड चेन को मेंटेन करने के लिए हमें इसको रोकना होगा, हमें इसको ख़त्म करना होगा, किसको, ओवर हंटिंग को। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। 4 है बेसिकली इन्वेस्टिगेट, यानी कि मुशाहदा करना है। ये एक आपको प्रैक्टिकल है लेकिन इसके भी मैं साथ साथ शॉर्ट आंसर बता देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है डैट इज के आपको सबसे पहले करना क्या है कि व्हाट वुड हैपन, यानी कि क्या होगा इफ़ वी विल नॉट वर्क टू रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि क्या होगा अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम ना कर सकें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा कम ना कर सकें और इस पर काम ना किया तो ये हमारे माहौल पर क्या असरात छोड़ेगी, ये हमें किस तरह अफेक्ट कर सकती है। तो बेसिकली आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जितने भी हमारे इर्द गिर्द पोल्यूशन क्रिएट होती है, इनकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ की इश्यूज़ है, हमारे जानवरों के लिए, हमारे प्लांट्स के लिए, तो इन सब के लिए हमें ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करना होगा। तो इन्होंने पूछा है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है इसकी कमी के लिए काम नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो बेसिकली इफ विल नॉट वर्क फॉर द डिक्रीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम ग्लोबल वार्मिंग को कम नहीं करेंगे, द हीट वेव विल बिकम मोर फ्रीक्वेंट एंड सर्व अराउंड द अर्थ, जो गर्मी है, जो हीट है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, एंड अफेक्टिंग, और ये अफेक्ट करेगी 100 ऑफ मिलियन, और यह मिलियन ऑफ पीपल को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी। ड्यू टू दिस, इस वजह से द वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ है यानी कि जितने भी हमारे जंगलात में हशरात हैं, चरिंद परिंद जानवर हैं, वी लव एंड द हैबिट विल डिस्ट्रॉय, और हम उनसे प्यार करते हैं लेकिन वो हमारी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे, लीडिंग टू मैस स्पीशीज एक्सटेंशन, और बहुत सी ऐसी स्पीशीज जो ख़त्म हो जाएंगी। द सुपर स्टॉर्म ड्रॉथ एंड हीट वेव विल बिकम द इंक्रीजली कॉमन और मोर एक्सट्रीम लीडिंग टू मेजर हेल्थ
हेल्थ क्राइसिस एंड इलनेस। और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से बड़े बड़े नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, तूफ़ान, खुश्क साली और गर्मी की लहरें ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएंगी और ये ज़्यादा शदीद होती जाएंगी, जिससे सेहत के बड़े बहरान बीमारियां पैदा हो जाएंगी। अब नेक्स्ट क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वुड plummet and likely leading to a global food shortage and famine। और जो बहरान और जो बीमारियां पैदा हो जाएंगी, इस वजह से क्या होगा कि ज़हरी पैदावार में कमी आएगी, जिससे मुमकिन तौर पे हो सकता है कि जितनी भी जो हम खुराक है उसकी किल्लत हो सके और कहत पड़ सकता है, यानी कि फमीन का मतलब होता है कहत पड़ना। तो ये इस वजह से अगर हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो ये ना सिर्फ हमारे के लिए, हमारी यानी कि लाइफ के लिए, हमारे परिंदों जानवरों और चरिंद परिंद यानी कि हमारी वाइल्ड लाइफ के लिए ये इफेक्ट काज करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट 2 है, दैट इज व्हाई डू द प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्रोड्यूसर है आपको पता बेसिस ऑफ द पैरामिड की, जिनका पैरामिड प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर इकोलॉजी के पैरामिड की बुनियाद पर क्यों रखते हैं। तो बेसिकली ये मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ कि किस तरह प्रोड्यूसर इकोलॉजी के पैरामिड्स में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जितनी भी जो हर्बीवोरस है उन सबको नीचे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद हम रखते हैं हर्बीवोरस कार्निवोरस प्राइमरी सेकेंडरी। तो इस तरह करने का मकसद यानी कि जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होगी सबसे नीचे रखेंगे, देन उससे लोएस्ट, देन उससे लोएस्ट, देन उससे लेस। यानी कि अगर 10 है, 10 अगर पीस है आपके पास तो 10 को सबसे नीचे रखेंगे, ये एक पैरामिड है, और नेक्स्ट 9, नेक्स्ट 8, नेक्स्ट 7, नेक्स्ट 6। तो इस तरह ये क्या है, ये इकोलॉजिकल पैरामिड बनेगा। तो ये मैं सारा पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन आप साथ में थोड़ा सा नोट कर लें इसको आंसर कि इसमें क्या है कि इकोलॉजिकल पैरामिड आर यूजुअली बेस्ड ऑन नंबर एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये नंबर्स पे बेसिकली मुश्तमिल होता है एंड इच टॉपिक लेवल और टॉपिक लेवल के। तो ये मैं पढ़ा चुकी हूँ बेसिकली। बाद ही नंबर एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म डिक्रीज द बेस ऑफ टॉप ऑफ पैरामिड, जो कि इसके किसके पर डिक्रीज करते हैं, कमी के बायस बनते हैं ऑर्गेनिज्म की जो कि टॉप ऑफ पैरामिड्स होते हैं। इट हैज एस्टिमेट, और ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है दैट द इकोलॉजिकल पैरामिड herbivores are generally 1/10 of the weight of the producer and the carnivores are 1/10 of weight of the herbivores। तो बेसिकली ये सारी बात ये की गई है कि ये इकोलॉजी जो पैरामिड है इनमें आमतौर पर प्रोड्यूसर की वजन का 10वां हिस्सा होता है और कार्निवोरस हर्बीवोरस के 10वां हिस्सा होता है। मिसाल के तौर पर जैसे कि उन्होंने दी गई एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जितने भी पौधे हैं द वेट ऑफ द यानी कि 1,00,000 से kg है एंड वुड बीन ऑफ द फीड सिमिलर हर्बीवोरस एनिमल and they have the 10,000 kg and 100,000 kg herbivores will be sport carnivorous weight and the 100,000 kg and these carnivores will be enough to feed and 100 kg weight and secondary carnivores, that's why the producer occupy the base of pyramid। यानी कि जितने भी मिसाल के तौर पर जो 1,00,000 किलोग्राम के वजनी पौधे होते हैं उन्हें हम 10 किलोग्राम वजनी वाले छोटे हर्बीवोरस को खाना बनाने के लिए काफ़ी होंगे, लेकिन इसी तरह जो 10,000 वाले जो हर्बीवोरस होंगे वो 1,000 किलोग्राम वाले यानी प्राइमरी कार्निवोरस के लिए काफ़ी होंगे। और ये कार्निवोरस बेसिकली 100 किलोग्राम से सेकेंडरी कार्निवोरस के खुराक के लिए काफ़ी होंगे। और यही वजह के प्रोड्यूसर को हम इकोलॉजिकल पैरामिड्स में रखते हैं। बेसिकली ये हम एक स्टेजेस बनाते हैं, यानी कि हम बताते हैं कि फलां एरिया में इतनी फूड की रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर हम इतनी फूड देंगे, दूसरे एरिया में इतनी फूड की ज़रूरत है हम उसको इतनी फूड देंगे। तो ये क्या है, इकोलॉजिकल पैरामिड है। ये मैं पढ़ा चुकी हूँ पैरामिड किस तरह का होता है, ये सारी डिफाइन वगैरह आप लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोथेसिस है, मुशाहदा करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही पार्ट है 3 के हाइपोथेसिस क्या है। बेसिकली इसमें दिया गया कि हाइपोथेसिस व्हाट विल बी हैपन इन द इकोसिस्टम इफ द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज इज अफेक्ट। क्या होगा इकोसिस्टम में अगर पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज अफेक्ट, अगर माहौलियाती निज़ाम में क्या होगा अगर किसी एक नस्ल की आबादी मुतासर होगी। तो बेसिकली हमें सभी पता है कि अगर एक नस्ल की यानी कि आबादी मुतासर होगी तो दूसरी जो नस्ल होगी वो डोमिनेट हो जाएगी, यानी कि वो ज़्यादा हो जाएगी और दूसरी जो कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम कहें कि अगर मेल्स ज़्यादा हो जाएंगे और फीमेल कम हो जाएंगी, जब फीमेल ज़्यादा हो जाएंगी मेल कम हो जाएंगी, तो इससे हमें क्या है इम्बैलेंस नहीं करा, तवाज़ुन नहीं बरकरार रख पाएंगे। तो सेम इन्होंने यही बात की है कि अगर आबादी यानी कि माहौलियाती निज़ाम में क्या होगा अगर किसी एक नस्ल की आबादी मुतासर होगी। तो देख लेते हैं इसका आंसर कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीशीज इन इकोसिस्टम इरेज टू मच, अगर जो आबादी में एक स्पीशीज़ की जो यानी कि आबादी है वो ज़्यादा हो जाती है, देन इंटेंस कंपटीशन विल बी रिजल्ट इन इकोसिस्टम
कोलैप्स। तो ये क्या होगा, बड़े तो शदीद मुकाबले के नतीजे में जो माहौलियाती निज़ाम है वो बेसिकली तबाह हो जाएगा। ऑन अदर हैंड जबकि दूसरी तरफ इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज ऑफ फॉल ड्रेस्टिकली, तो बेसिकली ड्रेस्टिकली होता है कि ये इसमें जितने भी यानी कि दूसरी तरफ अगर किसी नस्ल की आबादी में बहुत ज़्यादा कमी आ जाती है तो जो माहौलियाती निज़ाम के अमलों और जितनी भी तवानाई है मुंतकिल के सिलसिले में एक खला छोड़ देती है। एंड इट लीव द वाइड ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेस एंड चेन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र। तो ये सारी ये चीज़ें हैं इसमें बताई गई हैं कि ज़ाहिर है अगर आपको पता है कि एक नस्ल ज़्यादा होगी तो दूसरी नस्ल कम हो जाएगी और इस वजह से वो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी और हम तवाज़ुन बरकरार नहीं रख पाएंगे अपने इन्वायरमेंट में, अपने माहौल में। नेक्स्ट है आपको एक आपके बुक की तरफ चलते हैं, उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो हम बुक को ओपन कर चुके हैं। बेसिकली बुक को ओपन करने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चल सके हमने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लिया है, कंस्ट्रक्ट द रिस्पॉन्स क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने पढ़ा दिया है, इन्वेस्टिगेट वाला। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में आपको क्या दिया गया है, प्रोजेक्ट है कि ग्रो प्लांट इन अर्थन पॉट। बेसिकली एक गमले लेना है, उसमें एक पौधा उगाना है। तो ये सभी को आता है, बेसिकली सभी को आता है कि एक गमला लेना है, उसमें पौधा उगाना है। और यहाँ पे मटेरियल क्या दिया गया है कि अर्थ पॉट दिया है कि गमला लेना है, मिट्टी लेनी है, कैटल लेनी है, मैयर लेने हैं, एंड सीजनल प्लांट्स ये जिनके मौसमी फल ये जो भी सब्जी वगैरह उसके बीज लेने हैं। अब सबसे पहले प्रोड्यूसर जिनके प्रोसीजर क्या है, तरीकाकार क्या है। तो प्रोसीजर में आपको बताया गया है कि इसमें लेना है टेका ईथन प्लॉट यानी कि एक गमला लेना है, फिल इन द सॉइल यानी कि मिट्टी से भर देना है, मिक्स द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कैटल मैन्यूर इन द सॉइल, और इसमें जो मवेशी की खाद है उसमें थोड़ी सी मकदार इसमें मिला दें। एंड सो यानी कि सो अ फ्यू सीजनल प्लांट एंड सीड इन टू द सॉइल एंड अर्थ प्लांट, यानी कि आपको क्या करना है, गमले में मौजूदा मिट्टी में मौसमी पौधे के बीज कुछ बीज को क्या करना है, दबा देना है। एंड स्प्रिंकल वाटर ऑन द सॉइल, उसमें थोड़ा सा पानी छिड़कना है, यानी कि स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़कना, पानी छिड़कना, जो कोई भी चीज़ छिड़कना वगैरह, ऑयल वगैरह इस तरह। तो नेक्स्ट है प्लेस द पॉट वेयर टू गेट एक्सेस द सनलाइट, और इस गमले को क्या करना है, गमले को ऐसी जगह रखना है जहाँ सूरज की रोशनी उससे मिल सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है द आफ्टर 2 वीक, जो यानी कि 2 हफ्ते के बाद क्या होगा, ऑब्जर्व द स्मॉल सीडलिंग ग्रोइंग इनटू द अर्थ पॉट। आप देखेंगे कि गमले में छोटा सा पौधा उग रहा होगा। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि राइट हाउ द प्रोजेक्ट विल बी हेल्पफुल रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन, कि बताएं कि इस प्रोजेक्ट से हम यानी कि माहौलियाती आलूदगी है, जो पॉपुलेशन है, जो आलूदगी है, उसको कम कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इसका आंसर आप साथ साथ लिखते जाएं। अब मैं दोबारा से नोट्स इसके नहीं बना सकती, तो बेसिकली इसका आंसर लिखे द प्रोजेक्ट विल बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द पॉपुलेशन। The project will be helpful in reducing the population because every plant can help in reducing the level of air pollution and as they absorb the pollutant gases. आई होप सो कि आपने राइट कर लिया होगा। तो बेसिकली इसका पूरी लाइन का मकसद ये है कि प्रोजेक्ट आलूदगी को कम करने में महदूद मावन है, क्योंकि हर पौधा क्या करता है, हर पौधा आलूदगी के लेवल को कम करता है, क्योंकि ये आलूदा गैसों को जज़ब करता है। जितनी भी जो पोल्यूटेंट ऑब्जॉर्ब द गैसेस होती हैं, यानी कि जितनी भी आलूदगी यानी कि फैलाने वाली जो गैसेस हैं उनको क्या करता है, ये ऑब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ तक हमारा जो 8th क्लास की जनरल साइंस अपडेटेड सिलेबस 2023 का, तो इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इकोलॉजी का। तो नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं, मैं बार बार पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं फिर चैप्टर 1 के बाद चैप्टर 2 और चैप्टर 3 इसी तरह सीक्वेंस वाइज चलती जाऊंगी। लेकिन अगर आप किसी को ऐसे नोट्स चाहिए कि फ़लाँ चैप्टर के मुझे नोट्स चाहिए या फ़लाँ चैप्टर पहले पढ़ा दें, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से आपको मैं पढ़ा दूँगी, वही चैप्टर स्टार्ट करूँगी। अगर आप नहीं रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं फिर इस चैप्टर इकोलॉजी के बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ, 8th क्लास की साइंस का, जनरल साइंस का अपडेटेड सिलेबस 2023 का। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मेथड हेल्पफुल है कि या सिर्फ मैं आपको ये बता दूं कि फ़लाँ का आंसर ये है, फ़लाँ का आंसर। बेसिकली एक एक वर्ड की रीडिंग कराने का मकसद यही होता है, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नहीं पढ़ा या टीचर ऐसे नहीं पढ़ाया इस बार चैप्टर, क्योंकि बुक्स नहीं है, तो उनके लिए आसानी हो जाए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।